हेलो एवरीवन, एईडीओ इम्पोर्टेंट सीरीज में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर में हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 5 पे। अगर आप पिछला 1, 2, 3, 4 लेक्चर देखना चाहते हैं 4 नंबर, तो आप प्लेलिस्ट चेक करके जाइए और देख लीजिए। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे 39वीं बीपीएससी का जो है पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 38वीं बीपीएससी में पूछे गए जो भी प्रश्न है उसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, सो आप पीछे जाके देख सकते हैं। सो चलिए, एज यू नो कि ये क्या है, 39वीं बीपीएससी है और इसका हम वीडियो लाते रहेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एईडीओ एग्जाम होने वाला है और उससे पहले मैं आपको पूरा बीपीएससी का एक बार रिव्यू करवाना चाहता हूँ, क्योंकि एईडीओ इस बार पहला एग्जाम है तो इसका कोई पीवाईक्यू नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को बीपीएससी का ही पीवाईक्यू देखना चाहिए और बीपीएससी का पीवाईक्यू देखना ही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे हम लोग। और अच्छी बात यह है कि हमको बीपीएससी ही देखकर जाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इतिहास से। क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। तो ये जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ये 2500 ईसा पूर्व जो है, ईसा पूर्व हमारे, सॉरी ईसा पूर्व बोल दिया, आई एम सो सॉरी। ये जो है 2500 साल पूर्व हमारे यहाँ था, 2500 साल पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व नहीं। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? वर्तमान में ये पाकिस्तान जो है अपना नटखट पड़ोसी पाकिस्तान और थोड़ा सा गुजरात वाला जो पार्ट है उस एरिया में पड़ता है, जिसको आप देख सकते हैं। और ये एशिया में कहाँ पड़ता है? एशिया में, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एशिया में जो है, वैसे आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। एशिया में जो है ये दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ता है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ता है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जानने वाली बात है कि जो आप देखेंगे इतिहास में कि उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल जो है आपको 1000 ईसा पूर्व से, ये ईसा पूर्व है, से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। ईसा पूर्व और साल में अंतर है, कभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसीलिए, और ये जो है 800 से 600 के अंदर है, जबकि थोड़ा पेन ले लेते हैं, आपको दिक्कत होता होगा आई थिंक देखने में। जबकि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो है, ईसा पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक काल है। कौन सा काल है? उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल है और इसी बीच में जो है 800 से 600 ईस्वी आता है और इस काल में जो है ब्राह्मण धर्म का जो है ज्यादा प्रचलन है। कौन सा? ब्राह्मण धर्म का ज़्यादा प्रचलन है। ब्राह्मण धर्म मतलब आजकल का जो हमारा हिंदू धर्म है, वही उनका जो स्टार्टिंग फेज था यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो ये 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से संबंधित है। ब्राह्मण युग के बारे में एक और पॉइंट जानने, इसी काल में जो है, ब्राह्मण युग के काल में, धर्म को छोड़ दीजिए, ब्राह्मण युग के काल में जो है, इसी काल में जो वेद के जो 3 संहिता हैं, वेद की 3 संहिता, वेद की 3 संहिता, जैसे कौन कौन? जैसे सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। इन तीनों का जो है इसी काल में रचना होता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ इसी काल में जो ये वेद वगैरह थे, इसका जो है ब्राह्मण, इसका जो है कन्वर्टेड वर्जन आता है, ब्राह्मण ग्रंथ जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ या और उपनिषद का भी रचना इसी समय में होता है। उपनिषद का रचना जो है इसी समय में होता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की रचना की हुआ ही क्यों? क्योंकि जो ये वेद वगैरह थे जो स्टार्टिंग में बना था, तो ये वेद जो है थोड़ा क्लिष्ट टाइप का, थोड़ा डिफिकल्ट था पढ़ने लिखने में। इसीलिए जो ये वेद में जो बात बताया गया था, उसी बात को जो है थोड़ा सा साधारण बातों में जो है, आम लैंग्वेज में जो है, थोड़ा सा आम लैंग्वेज में ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद में आया। आप देखेंगे कि उपनिषद में ही बाद में जो वेदांत वगैरह होता है, इसके बाद वेदांत आता है। ये सब क्या है? वेदांत। ये वेद में से जो है, वेद के ही बात को वेदांत में लिखा गया है, लेकिन इसको सिंपल भाषा में लिखा गया है। तो यही है ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, उसी सब का जो है वो है, क्या कहते हैं, रूपांतरित रूप है। तो कुछ बताना था वो बता दिया। और एक बात इसमें याद रखने की जरूरत है कि ब्राह्मण युग को जो है, ब्राह्मण युग को सूत्रकाल भी कहा जाता है। ब्राह्मण युग को सूत्रकाल, ठीक है, सूत्रकाल भी कहा जाता है। ब्राह्मण युग को सूत्रकाल भी कहा जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 3 नंबर
3 नंबर क्वेश्चन। नंबर 3 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? अछूत की अवधारणा किस काल में आया था? अनटचेबल्स का। तो ये सबसे जो है उत्तर वैदिक काल में ये जो है ज़्यादा प्रचलन में था, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में हम 4-5 देखेंगे पॉइंट। उत्तर वैदिक काल हम लोग देख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है इस काल की सबसे बड़ी जो चेंज होता है वो ये होता है कि वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था का आधार जो है, आधार कर्म पर ना होकर के, कर्म पर नहीं होकर के क्या हो गया, जन्म पर आधारित हो गया, जन्म पर आधारित हो गया। ये इस काल की सबसे बड़ी घटना है कि इससे पहले क्या होता था कि कोई भी राजा बन सकता था बशर्ते कि उसमें राजा बनने की काबिलियत हो, ठीक है। लेकिन यहाँ अब आके सबसे पहली बार ये कंसेप्ट आ जाता है कि अब वर्ण व्यवस्था का जो है आधार जो है कर्म नहीं रहा, अब क्या हो गया, जन्म हो गया। यानी कि राजा का बेटा है, अगर दुर्बल भी है, बेवकूफ़ भी है मान लीजिए, तो भी वो राजा ही बनेगा। तो पहले ये हो गया बात। दूसरी इस काल की जो व्यवस्था है कि इस काल में जो है 4 वर्ण में, आर्यों का जो है 4 वर्ण में विभाजन हो गया। आर्यों का विभाजन, इसी काल में आर्यों का विभाजन होता है, विभाजन हो जाता है। जैसे आपने सुना ही होगा कि क्या कहते हैं, आर्यों का जो विभाजन हुआ तो पहले हुआ ब्राह्मण, उसके बाद हुआ क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र में जो है आर्यों का विभाजन हो गया तो इस काल की। और अब इसमें क्या होता है कि अब तो ब्राह्मण हो गया वेद पढ़ने वाला, क्षत्रिय लोग राजा रजवाड़े, और उसके बाद वैश्य जो है व्यापारी, और शूद्र जो है क्या करेंगे, सबकी सेवा करेंगे। तो अब क्या हुआ कि इस काल में इतना जब हो जाता है तो कर्मकांड करने की वजह से जो है नीचे तबके के जो लोग रहते हैं, यानी कि शूद्र लोग हैं या वैश्य लोग हैं, उसको जो है दिक्कत होना शुरू हो जाता है। शूद्र और वैश्य लोगों को दिक्कत होने शुरू हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कर्मकांड, अब ब्राह्मण धर्म का जो है चरमोत्कर्ष का काल है। इस समय में जो है कर्मकांड बहुत हावी हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम 4 नंबर पे आएंगे, थोड़ा डिस्कशन हो जाता है। मैं चाहता हूं कि डिस्कशन थोड़ा हो जाए तो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो ये हमारे ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का उच्चारण है ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में जो है कुछ पॉइंट देखेंगे, ऋग्वेद के बारे में पॉइंट देखेंगे, ठीक। ऋग्वेद के बारे में सबसे पहली बात जो है, ये गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता जिसका नाम है सावित्री, क्या नाम है, सावित्री को समर्पित ये गायत्री मंत्र था, ठीक है। ये जो गायत्री मंत्र, जिस मंत्र की चर्चा हो रहा था। अब हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद जो है उसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 जो है सूक्त हैं। इसको भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है जनरली, तो याद रहेगा तो ये अच्छा रहेगा। इसके बाद यूनेस्को के द्वारा जो है ऋग्वेद के 30 पांडुलिपि जो है, पांडुलिपि यूनेस्को के द्वारा जो है 30 पांडुलिपि को जो है, यूनेस्को के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो यूनेस्को के द्वारा जो है इसकी 30 पांडुलिपि को जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इसमें जो है शामिल किया गया है। तो इसके बारे में ये भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गौशाल है। अब आजीविका के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये मखली गौशाल जो है आजीविका संप्रदाय के जो मुख्य निर्माता हैं, ये गौशाल जी हैं, ठीक है। गौशाल कौन है? ये मखली के पुत्र हैं, मखली के पुत्र हैं। कौन? गोशाल जो है मखली के कौन है? पुत्र हैं, मखली के पुत्र हैं। अब मखली जो थे, मखली तो मखली मुख्य रूप से जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी के अनुयायी थे।
अनुयायी अनुयायी थे, महावीर स्वामी के अनुयायी थे। कौन? मखली। मखली। लेकिन इनका बेटा जो हुआ गौशाल, वो महावीर का लाइन छोड़ के जो है अपना एक संप्रदाय बना लिए, जिस संप्रदाय का नाम क्या हुआ? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और आजीवक संप्रदाय का जो है कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। देखिए, इस आजीवक संप्रदाय के जो है एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत का नाम है आजीवक संप्रदाय के सिद्धांत हैं, जिस सिद्धांत का नाम है नियतिवाद। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, नियतिवाद। नियतिवाद या भाग्यवाद, इसको बोलते हैं भाग्यवाद, नियतिवाद या भाग्यवाद। इस जो सिद्धांत है, इसके अनुसार ये होता है कि दुनिया में हर काम जो है पहले से डिफाइन है। मतलब कि आप कोई भी काम करते हैं, आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो कर्म से प्रे है। मतलब कर्म का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। भाग्य जो है एक निश्चित रेखा में लिखा हुआ है, पहले से डिफाइन है कि आप किस समय में क्या करेंगे, आपको किससे, मान लीजिए आप क्या बनेंगे ज़िंदगी में, आपका करियर कैसे बनेगा, हर चीज़ जो है पहले से डिफाइन होता है। इनका कहने का मतलब है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य से नियंत्रित होता है तथा व्यक्ति के कार्यों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हर चीज़ भाग्य पे डिपेंड है, जो आपके भाग्य में लिखा है वही होगा। तो ये नियतिवाद यही है बेसिकली। अब इससे ज़्यादा फिलोसफी में हम नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा ऊपर बात को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। एकदम सही है। बोगासकोई कहाँ है? तो बोगासकोई आपका जो है ईरान में है। कहाँ? ईरान। बोगासकोई कहाँ है? ईरान में है। ईरान का एक जगह है बोगासकोई ही पढ़ा था ना, बोगासकोई ईरान का एक जगह है। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अभिलेख मिला है, भारत से रिलेटेड जो है अभिलेख मिला है, अभिलेख। और इस अभिलेख में जो है हमारे जो वैदिक देवी देवताओं हैं उसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और जैसे कौन कौन से देवी देवताओं के वर्णन मिलता है अधिकतर, तो इसमें इंद्र भगवान का, और मित्र हो गया, वरुण हो गया, उसके बाद नाशत्व देवता, नाशत्य देवता, इन सब का जो है इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। बोगासकोई कहाँ है? तो ईरान में है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए चलेंगे अब 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर क्या है? उरैयूर जो है एक संगम युग का जो व्यापारिक केंद्र है। क्या है? व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? मेनली कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा, उरैयूर में कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा था, ठीक है। उसको याद रख सकते हैं। तो क्या ये तो संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? नहीं। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो यस, कपास का ही, कपड़ा के लिए ही ये युग जो है क्या कहते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है। संगम युग के बारे में कहाँ पे हम लोग को मिलता है इसका जो है जिक्र? तो संगम युग के बारे में संगम साहित्य है, एक संगम साहित्य में इसका जो है चर्चा मिलता है, ठीक है। संगम जो काल है, संगम काल में मुख्यतः 3 शासक जो हैं इंपोर्टेंट शासक हैं। कौन कौन से शासक हैं? जैसे आपने सुना होगा कि चेर, चोल और पांड्या, ठीक है। ये तीनों शासक जो है उस संगम काल के महत्वपूर्ण शासक हैं। आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नंबर 8। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? भागवत यानी वैष्णव भगवान, विष्णु जिसको बोलते हैं। ये गुप्त शासक लोग जो थे इसमें बहुत ज्यादा आस्था रखते थे, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, गुप्त काल के बारे में हम लोग और चीज जानने की कोशिश करते हैं। गुप्त काल इतिहास में बहुत चीज बताने का है, अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें तो आप इसको जान सकते हैं। गुप्त काल के बारे में सबसे पहली बात यह जानने का है कि यह जो काल है, यह ब्राह्मण ग्रंथ के जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ के पुनरुत्थान के काल हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के कौन सा? पुनरुत्थान के काल हैं, ठीक है। उसके बाद गुप्त काल में और जो सबसे बड़ी बातें हैं, गुप्त काल के अधिकांश शासक जो हैं, अधिकांश शासक वर्ग जो हैं, शासक जो हैं विष्णु के उपासक हैं, विष्णु के उपासक हैं। अर्थात
ये लोग वैष्णव धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और ये वैष्णव धर्म जो है क्या कहते हैं, ये भागवत धर्म के अंदर ही आता है, ठीक है। इसीलिए काल के जो शासक हैं वो ज़्यादा भागवत धर्म से जुड़े हुए हैं गुप्त काल के। और गुप्त काल के बारे में 3-4 चीज़ें और जानने का है, इसको मिटाते हैं, जगह बनाते हैं। गुप्त काल के बारे में और 3-4 चीज़ें जानने का है। और गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल का जो राजकीय चिन्ह है, आपको अगर पूछ देगा कि गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह, गुप्त काल के राज्य चिन्ह क्या है, तो गरुड़ है, गरुड़। और गरुड़ कौन है? गरुड़ भगवान विष्णु के जो है वाहक हैं, भगवान विष्णु के वाहक हैं। आप इससे भी ये पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि उस समय के जो शासक हैं वो भगवान विष्णु के उपासक हैं, ठीक है। और जो गुप्तकालीन जो सिक्का है, सिक्का पे भी आपको गरुड़ का जो है चित्र मिल जाएगा। इसका मतलब है वो लोग विष्णु के ज़्यादा जो है प्रेमी या प्रिय रहे होंगे, इसीलिए भगवान विष्णु को भी पूजा करते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सबको याद रखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो कौन सा अभिलेख में? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। और गुजरात कहाँ है? तो पश्चिम भारत में है, पश्चिम भारत में है। तो ये प्रश्न ही वही पूछ रहा है कि किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो ये क्या हुआ? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, इसमें इस बात का चर्चा है कि हमारे यहाँ के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, गुजरात का एक क्षेत्र है गिरनार का क्षेत्र, ठीक है, गिरनार का क्षेत्र। गिरनार के क्षेत्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील बनवाते हैं। सुदर्शन, हालांकि इनका एक गवर्नर था, वो बनवाते हैं सुदर्शन झील, लेकिन हालांकि शासक यही हैं, तो शासक का ही मेनली नाम होता है। सुदर्शन झील बनवाने का चर्चा जो है इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है, ठीक। तो आप इसको भी थोड़ा सा दिमाग में याद रखेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा अभिलेख है? वह है मास्की का अभिलेख, जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट के नाम से जो है चर्चा किया हुआ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, यानी कि वैसा स्रोत जिसमें व्यापार का जो है कोई उल्लेख नहीं है। तो अभी हमने एक बात चर्चा किया था कि संगम साहित्य जो है इसका एक व्यापारिक केंद्र है संगम काल का, वो है उरैयूर जो है कपास के व्यापार के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो ये तो होगा नहीं। ये बोल रहा है कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मौन है मतलब जिसमें व्यापार के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और जातक कहानियाँ और संगम काल के जितने साहित्य हैं दोनों एक ही काल के हैं, और उस समय में व्यापार वगैरह का, रोम से व्यापार का जो है वर्णन है, रोम व्यापार का जो है वर्णन है उसमें। तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। मौन क्या है? मिलिंद पन्नों में व्यापार से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और मिलिंद पन्नों क्या है? मिलिंद पन्नों में है क्या? तो मिलिंद पन्नों में एक शासक हैं एक शासक हैं, यवन के शासक हैं, मतलब हिंद यूनानी शासक, हिंद यवन के शासक हैं मिनांडर, इनका नाम है मिनांडर। इनके बारे में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, मेरा पूरा भरोसा है आप पढ़े ही होंगे। मिनांडर शासक, इनका नाम है मिनांडर। और बौद्ध भिक्षु हैं, एक बहुत बौद्ध भिक्षु हैं जिसका नाम है नागसेन, ठीक, नागसेन। तो इसमें जो क्या है कि नागसेन जो है, बौद्ध भिक्षु नागसेन मिनांडर को जो है ज्ञान दे रहे हैं। उसके इन दोनों के बीच जो है वार्तालाप चल रहा है। क्या चल रहा है? वार्तालाप चल रहा है। और इसी वार्तालाप का जो है जिक्र जो है इसमें है मिलिंद पन्नों में, ठीक। इसी वार्तालाप का जो है जिक्र है मिलिंद पन्नों में। तो मिलिंद पन्नों में क्या है? हिंद यवन शासक मिनांडर और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है, इन दोनों के बीच का जो है वार्तालाप है, ठीक। इसको आप याद रखिएगा। इतिहास में बहुत ऐसे फैक्ट हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा जानने में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब। वैसे इतिहास बोरिंग हो जाता है, लेकिन मैं काफ़ी इंटरेस्टेड आदमी हूँ इस इतिहास में। तो निम्न में से किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? हम अभी बात कर रहे थे कि कौन सा मतलब शासन काल था जो मंदिरों या वैष्णव धर्म से ज़्यादा रिलेटेड था। तो हम देखे थे गुप्त के बारे में। तो अब देखिए इसमें गुप्त वंश दिया ही हुआ है, तो गुप्त वंश हो गया। बोला निम्न में से किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? ऑब्वियसली गुप्त वंश के शासक देंगे। क्यों? ये गुप्त वंश के जो शासक थे वो इस समय में जो है मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिया जाता था।
इस समय में मंदिरों के लिए, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इस समय में, थोड़ा पेन ले लेते हैं, इस समय में जैसे हो गया मंदिर, मंदिरों एवं ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण यहाँ पे आदमी है, ठीक है। ब्राह्मणों को जो है ग्राम अनुदान में दिया जाता था। ग्राम मतलब राजा के पास तो बहुत सारा ग्राम होते थे ना, प्रांत ग्राम ये सब होता था। तो इस समय में है मंदिरों के लिए जो है ग्राम को अनुदान में दे दिया जाता था, या इसी ग्राम को जो है ब्राह्मणों को दे दिया जाता था। और जो ये मंदिर और ग्राम दिया जाता था, इसको उस समय में बोला जाता था अंग्रहार। इसको बोला जाता था अंग्रहार। ये जो टर्म है इसको याद रखिएगा। अंग्रहार क्या है? जो गुप्त काल में जो जमीन, जो ग्राम मंदिरों और ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, वो उसी को अंग्रहार बोला जाता था। यह भारत में महान सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्कर्ष का समय था, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इस बात सबको अगर आप याद रखते हैं आपके लिए फायदेमंद है, मेरे लिए भी फायदेमंद है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता मतलब प्रतिनिधि होता है, क्या होता है? प्रतिनिधि, ठीक है। अख्ता प्रदान किया था किसको? तो मोहम्मद गौरी का जो है प्रतिनिधि किसको वो करता है, प्रदान करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को करता है। मोहम्मद गौरी आते तो हैं। मोहम्मद गौरी का लड़ाई किससे हुआ था, आपको पता है? चलिए खैर, आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए कि मोहम्मद गौरी जब इंडिया आते हैं तो उसको किससे लड़ाई करना पड़ता है। देखिए, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपना उत्तराधिकारी बना के जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, 1206 में जो है ये अपना मोहम्मद साहब जो है, मोहम्मद गौरी के जो है मृत्यु हो जाता है। मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो जाता है, 1206 में मृत्यु हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, 1206 में जैसे ही यहाँ पे मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी रहता है। ये कहाँ है? ये लाहौर के साइड में है। अभी ये कुतुबुद्दीन ऐबक इस समय में कहाँ पे है? लाहौर की गद्दी पे बैठा हुआ है। लाहौर की गद्दी, लाहौर की गद्दी पर बैठा हुआ है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो मोहम्मद गौरी का जो उत्तराधिकारी रहता है उसका नाम रहता है महमूद। उसका नाम है महमूद। अब क्या होता है, जैसे ही 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी मर जाते हैं, ये जो ऐबक साहब हैं, ऐबक जी अपने आप जो ऐबक जी हैं, ऐबक जी कहाँ जाते हैं? ऐबक जी चले जाते हैं किनके पास? महमूद के पास। और महमूद के पास जाके जो है उनसे दास मुक्ति का जो है पत्र लेते हैं, दास मुक्ति पत्र लेते हैं। दास मुक्ति पत्र क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का दास रहता है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी अब तो मर गए 1206 में, अब इसका उत्तराधिकारी है महमूद। अब ये क्या करता है, ऐबक साहब चले जाते हैं महमूद के पास और बोलते हैं कि हमको दास से मुक्ति कर दीजिए। तो हालांकि ये जो महमूद साहब हैं इसको दास से मुक्ति दे देते हैं, और तब कहानी शुरू होता है यहीं से। जैसे ही इसको दास से मुक्ति मिलता है कि ये ऐबक साहब जो हैं, ये ऐबक साहब कहाँ आ जाते हैं? इंडिया, जहाँ पे तुर्क लोग का शासन था। इंडिया में तुर्क लोग का शासन था, वही इस साइड वाला क्षेत्र इंडिया का। यहाँ पे जो तुर्क लोग का शासन है, ये क्या करते हैं, अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेते हैं यहाँ का। तो सुल्तान घोषित कर लेते हैं और इंडिया में आके जो है गुलाम वंश बनाते हैं, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गुलाम वंश के स्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन है। तो यही इनका हिस्ट्री है, थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास किया हूँ। ध्यान से सुनेंगे तो लिंक हिस्ट्री में पकड़ा जा सकता है, और जिसको हिस्ट्री में एक बार लिंक बन गया वो फिर उसको फिर दिक्कत नहीं होता है। वैसे नहीं तो हिस्ट्री दिमाग से ऊपर से उड़ जाएगा, कहाँ से क्या हो रहा है कोई पता नहीं चलेगा। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है बहुत मजबूत था, ठीक है। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टका, शस्गानी एवं जितल किन धातुओं से बने होते थे? तो ये चांदी और तांबा के बने होते थे। अब सल्तनत काल के हम कुछ सिक्कों पे जिक्र कर लेते हैं। सल्तनत काल के कुछ सिक्कों पे जिक्र कर लेते हैं। सिक्कों पे जिक्र कर रहे हैं हम लोग, किस काल के? सल्तनत काल के, ठीक है। चलिए पहला नंबर देखते हैं कि प्रथम दिल्ली सल्तनत का पहला सल्तनत का पहला शासक जिन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो क्या करते हैं? शुद्ध अरबी के सिक्के चलाते हैं। कौन कौन चलाते हैं? उसका नाम है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश का आप नाम रखिएगा, इल्तुतमिश है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो शुद्ध अरबी के सिक्के चलाते हैं वो कौन है? इल्तुतमिश है, ठीक। इसके अलावा और एक दो पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली सिक्के के बारे में हम लोग मेनली देख रहे हैं। इस काल के दो महत्वपूर्ण सिक्का हैं, ठीक है। सल्तनत काल के दो महत्वपूर्ण सिक्का हैं। पहला सिक्का है जिसका नाम है चांदी का टका। पहला सिक्का चांदी का टका, नाम है चांदी
चांदी का टका, इसको बोलते हैं चांदी का टका। और तांबे का जो है जितल बनता था, और दूसरा है तांबे का जितल, तांबे का जितल। तो ठीक, 2 हो गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के, फिरोज शाह तुगलक अलदा एवं बिख तथा शसगानी सिक्का चलाते हैं, चांदी के सिक्के चलाते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक जो है, ये आपको उल्दा नाम है, अल्दा, उसके बाद बिख, और शसगानी सिक्के जो हैं चलाते हैं वो, और ये चांदी के सिक्के चलाते हैं, ये शुद्ध चांदी के सिक्के हैं, ठीक है, ये चांदी के सिक्के हैं। और ये जो शसगानी या बिख या अल्दा जो है, ये 6 जितल के बराबर होता था, 6 जितल के बराबर होता था। तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, अब क्या करेंगे, कुछ तो डिस्कशन करना ही पड़ेगा जो PYQ लेके आए हैं। तो चलिए, अब हम लोग आ गए 16 नंबर क्वेश्चन पे। 12 मासा की रचना किसने किया था? तो 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी करते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की आपको पता होगा कि सबसे प्रसिद्ध रचना जो है, एक है पद्मावत। मलिक मोहम्मद की सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। इसमें क्या है, रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह के बारे में जो है चर्चाएं हैं। अब इसमें 12 मासा क्या है, तो जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं, इसके जो पद्मावत महाकाव्य हैं, इस महाकाव्य के एक खंड हैं, इस एक खंड का नाम है नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड। महाकाव्य पद्मावती महाकाव्य जो है, इसके एक महाकाव्य के एक खंड है नागमती वियोग खंड। उसमें जो है एक गीत के रूप में ये 12 मासा गीत लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक तरह से 12 मासा गीत है। क्या है? गीत है, आप इसको याद रख सकते हैं। यह गीत जो है विरह प्रधान गीत है, विरह प्रधान संगीत है, इसको आप याद रख सकते हैं। और इसकी जो रचना की जाती है, वो रचना, इसमें 12 महीनों में नायक नायिका की श्रृंगारिक विरह एवं मिलन की क्रियाओं के चित्रण को पद के माध्यम से संबोधित किया गया है। तो आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री में बहुत सारे शासक, बहुत सारे लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग हुए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तब आपको अच्छा लगेगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो भू राजस्व है, भू राजस्व, ठीक है। भू राजस्व से रिलेटेड जो है 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ पे भूमि का वर्गीकरण जो है, भू राजस्व तो भूमि से मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य में भूमि का 3-4 वर्गीकरण किया हो गया है। 3-4 प्रकार की भूमि है। तो भूमि का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि ये सभी पूछ सकता है। भूमि का नाम है बिराहयादे भूमि। उसके बाद है मठापुर भूमि। उसके बाद है देवदेव भूमि। उसके बाद है अमरम भूमि। अब देखिए, ये मैं भूमि का नाम क्यों लिख रहा हूँ, आपको ये भी एग्जाम में पूछ लेगा कि ये जो है किस शासक से रिलेटेड है, कहाँ के साम्राज्य से रिलेटेड है। मठापुर भूमि या देवदेव भूमि या अमरम भूमि किस शासक से रिलेटेड है? ये तो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछ सकता है, इसीलिए मैं ये सब लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा इसके बारे में जानकारी हो जाए। ठीक, चलिए अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? ये बाबर आता है एक नया पद्धति को लेकर के आता है। कौन सा पद्धति? तुल्लुगामा पद्धति। सबसे कारण क्या है जीतने का? तुल्लुगामा पद्धति। तुल्लुगामा पद्धति में क्या होता है कि मान लीजिए इस साइड से एक वर्ग है, इस साइड से एक आदमी का सेना है, इस साइड से एक आदमी का सेना है, एक आदमी का सेना इस साइड से है। तो इंडिया में जनरली क्या था कि यहाँ से एक आदमी जा रहा है तो बस यहाँ पे सैनिक है, यहाँ पे सैनिक है, यहाँ पे सैनिक है, और एक लाइन से अटैक करता था इंडियन, मतलब एक लाइन से चल रहा है। बाबर ने क्या किया, तुल्लुगामा पद्धति के अंतर्गत ये चीज, ये तुल्लुगामा पद्धति के अंतर्गत क्या करता है, अपनी सेना को 3 भाग में डिवाइड कर लेता है। जैसे युद्ध करना होता था 3 भाग में बांट देता था। कुछ सेना को यहाँ पे रख दिया, मतलब 5000 सेना है मान लीजिए, तो 1000 सेना को इधर रख दिया, 1000 सेना को जो है यहाँ रख देता था, 1000 सेना को यहाँ रख देता था, और 3000 सेना बच गया तो 3000 सेना को अपने साथ रखता था। और ये क्या करता था, ये आगे से अटैक करता था सीधा इस पे, और इसका ये 2 तरफ का जो सेना है वो इधर से इसको घेर लेता था, और जो भी बीच में आता था उसको मार देता था। तो यही था तुल्लुगामा पद्धति।
जो इस कंसेप्ट को लेकर के जो सबसे पहले बाबर आजमाते हैं, और वो आता है और इब्राहिम लोदी से लड़ाई करता है और इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और इस तरह से जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे मुगल वंश का दिल्ली सल्तनत खत्म और मुगल वंश का स्थापना जो है शुरू हो जाता है। तो चलिए आप देखें हैं 19 नंबर, जब्ती प्रणाली किसकी ऊपर थी? तो जब्ती प्रणाली अकबर का है। जब्ती प्रणाली का है, किसका है? अकबर का है। चलिए 20 है, जबावीत का संबंध है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जबावीत। जबावीत का संबंध है किससे था? जबावीत क्या है? एक प्रकार के राज्य के कानून है। और जबावीत का सबसे अच्छी बात क्या है? ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष कानून है। अब बताइए अकबर के समय में धर्मनिरपेक्ष कानून, आप अकबर का आप सोच समझ सकते हैं, उस समय में ये धर्मनिरपेक्ष कानून है जबावीत। तो जबावीत क्या है? ये राज्य के कानून है और अकबर के समय के हैं। यह निरपेक्ष कानून है। यह कानून जो है काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप था। चलिए 21 नंबर, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार को ही तो लेकर के झगड़ा था दोनों में, ईरान शाह और मुगल शासक के बीच में। अब इसके पीछे का कहानी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर झगड़ा का वजह क्या था। यहाँ पे ईरानी लोग और मुगल में जो है झगड़ा का क्या वजह था। तो देखिए कंधार तो आपको पता ही है कहाँ है, काबुल तो पता ही होगा, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान मान लीजिए आप, अफगानिस्तान मान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अफगानिस्तान 1507 ईस्वी में जो है बाबर जो है कंधार पे आक्रमण कर देता है। कंधार पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने से कंधार को बाबर जीत लेता है, और जब जीत लेता है तो कंधार को अपने अधीन बना लेता है। और इस तरह से जब तक बाबर जीते हैं तब तक तो चलता रहता है। और 1507 में तो ये जीत लिया कंधार को बाबर। अब क्या होता है, ये इस तरह से 1625 ईस्वी तक जो है किसके पास रहता है? ये 1625 ईस्वी तक ये जो क्षेत्र हैं ये मुगल के पास ही हैं। इस समय में बाबर मर गए हैं, बाबर के और जो बहुत सारे शासक हैं वो भी, उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो भी मर गए हैं। 1625 ईस्वी तक जो है कंधार जो है मुगल के कब्जा में रहता है, मुगल के अधीन। इस समय तक मुगल के अधीन है कौन? कंधार। लेकिन अब क्या होता है, 1625 ईस्वी में एक नया उभरता हुआ सितारा आता है। कहां से? ईरानी शासक आता है, ईरानी शासक आता है। ईरानी शासक जिसका नाम है अब्बास। ईरानी शासक और फारस के शाह हैं। फारस के शाह मतलब वहां का राजा। फारस के शाह हैं जिसका नाम है अब्बास। ये अब्बास क्या करते हैं, 1625 ईस्वी में कंधार पे जो है आक्रमण कर देता है। आक्रमण कर देता है, और ये मुगल से, जो अभी तक मुगल के पास में ही था, मुगल के पास से ये क्षेत्र कहाँ जाता है? मुगल के पास से ही चला जाता है इसके अब्बास के पास। अब अब्बास जो है कंधार पे आक्रमण कर लेता है। तब हुआ क्या, जो क्षेत्र पहले ईरान का था उस पर एक बार बाबर ने अटैक किया, बाबर अपने अधीन बना लिया। 1507 से लेकर 1625 तक जो है वो रखा। इसके बाद फिर क्या करता है ईरानी फिर से अटैक कर देता है 1625 में, और फिर अपने अधीन बना लेता है। अब इसी कुछ जगह को लेकर के जो है ईरान में और ईरान लोगों में, मुगल में जो है कन्फ्लिक्ट रहता है, हमेशा विवाद रहता है। तो आई थिंक मैं आपको थोड़ा मैसेज पहुंचा पाया हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो आप फिर से इसको देख सकते हैं। चलिए हम जल्दी करेंगे। ईरान के शाह मुगल ये हो गया। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये जहांगीर शुरू करते हैं। हालांकि अकबर जो मनसबदारी प्रथा चलाता है, आप मनसबदारी जानते हैं? मनसबदारी प्रथा का ही ये क्या है, ये क्या कहते हैं, मोडिफाइड रूप है। मतलब संशोधित रूप है मनसबदारी प्रथा के। कौन सा? 2 अस्पा और सिंह अस्पा। 2 अस्पा में क्या है, जितना सैनिक है उसके अनुपात में उससे 2 गुना जो है घोड़ा होना चाहिए, यानी कि घोड़ा होना चाहिए। और सिंह अस्पा में क्या है, जितना घुड़सवार है, घुड़सवार मतलब सैनिक, घुड़सवार जितना घुड़सवार है उससे 3 गुना जो है वो होना चाहिए, 3 गुना मतलब घोड़ा होना चाहिए। यही है, तो यही है 2 अस्पा और सिंह अस्पा। इसको आप याद रख लेंगे। 22 में हो गया है। और सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा जो है कहाँ पे प्रचलित था? तो मराठा भू राजस्व प्रथा है। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। सरंजामी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में हम लोग 2-3 चीज जान लेते हैं। सरंजामी प्रथा, सरंजामी प्रथा के बारे में जो है प्रथा, इसके बारे में पहला नंबर पॉइंट देखेंगे। सरंजामी प्रथा यह मराठा भू राजस्व प्रथा है। मुख्य रूप से यह भूमि अनुदान है।
ये सरंजामी प्रथा के प्रथा जो है यह मुख्य रूप से भूमि अनुदान में जो भूमि दिया जाता था, अनुदान में दी गई भूमि है, दी गई भूमि की प्रथा है। कौन सा? सरंजामी प्रथा। ठीक, यह मराठा जागीरदारों को उनके निर्वहन के लिए प्रदान किया जाता था। ये क्यों किया जाता था? मराठा के जो जागीरदार लोग हैं, जागीरदार उनको जो है जीवन निर्वाह के लिए ये दिया जाता था, अनुदान में जमीन, जीवन निर्वाह के लिए। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, यह महाराजा शिवाजी ने अपने सैनिकों को जागीरदार के रूप में सरंजाम देते थे। महाराजा जो शिवाजी थे, शिवाजी जमीन किसको दे रहे हैं? सरंजामी के रूप में, सरंजामी प्रथा के रूप में शिवाजी जो है अपने सैनिकों को दे रहे हैं, सैनिकों को सरंजामी प्रथा के रूप में जो है जमीन दे रहे हैं। लेकिन ये प्रथा तब उलट जाता है जब पेशवा जो है मराठा का गद्दी संभालता है। पेशवा लोग जब ये गद्दी संभालते हैं तो ये सरंजामी जो है वंशानुगत बन जाता है। कौन? अनुवांशिक हो जाता है सरंजामी पद्धति, अनुवांशिक। यानी कि पेशवा के समय में अब जो शासक लोग हैं वही अपने जो बेटी हैं उसको सरंजामी के तहत जो है जमीन देंगे रहने के लिए या निर्वहन के लिए। लेकिन ये प्रथा शिवाजी के समय में कैसा था? शिवाजी अपने सैनिक को भी देते थे, सैनिक को जीवन निर्वहन के लिए सरंजामी प्रथा लाए थे, सैनिकों को जमीन देते थे। तो इसमें थोड़ा सा शिवाजी में और इन दोनों में जो अंतर आ गया है, तो पेशवा में शिवाजी में अंतर आ गया। पेशवा अपने सिर्फ खानदान को ही दे रहा है, अपने अनुवांशिक जो बच्चे हैं उसी को दे रहा है, लेकिन शिवाजी जो है अपने सैनिकों को भी दे देते थे। तो ये था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर, भारत में 1662 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में करता है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फाल्के स्थापित करते हैं। वासुदेव बलवंत फाल्के के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कौन है? ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी है जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई करते थे। ठीक, ये क्या करते हैं? ये भील एवं धांगर जातियों को इकट्ठा करके, ये जो वासुदेव बलवंत फाल्के जी हैं, ये भील एवं धांगर जातियों को जो है, जातियों को इकट्ठा कर करके रामोसी किसान क्रांतिकारी संगठन बनाता है। रामोसी किसान क्रांतिकारी संगठन बनाते हैं। तो इसको भी आप याद रखिए, कब बनाते हैं? ये 1879 में बनाते हैं और इसी के माध्यम से जो है क्रांति करते हैं। और ये जो रामोसी किसान क्रांतिकारी संगठन है, ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? जो धनी अंग्रेज लोग हैं उसका धन लूटते हैं। धनी अंग्रेज हैं उसका धन को क्या करता है? लूट लेता है। और उस लूटे हुए पैसे का जो है किस में उपयोग करते हैं? तो स्वतंत्रता जो आंदोलन चल रहा है उसमें अपने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में यूज करते हैं। चलिए, हो गया, रामोसी खत्म। अब हम लोग आएंगे 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो रद्द कौन करता है? लॉर्ड रिपन जो है रद्द कर देता है। लेकिन ये 1878 पढ़ा था ना मैं, 1878 का जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता कौन है? रद्द तो करता है रिपन, लेकिन लाता कौन है? तो लाता है कौन? ये लॉर्ड लिटन ही लाता है और रिपन जो है इसको खत्म कर देता है। इसको थोड़ा आप याद रख लीजिएगा। चलिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान, फ्री वाला जो शब्द है ना वो तारकनाथ दास इससे थोड़ा रिलेटेड है। ये तारकनाथ दास कौन है? तारकनाथ दास जो है भारतीय क्रांतिकारी और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है। ठीक है, और इन्होंने एक और संगठन बनाते हैं, 1907 में बनाते हैं। 1907 में हिंदुस्तानी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। हिंदुस्तानी एसोसिएशन की जो है स्थापना करते हैं। इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा चलिए आगे नंबर देखते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कामागाटा मारू घटना। कामागाटा मारू घटना क्या है? ये जो कामागाटा मारू है ये एक जहाज है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय का ये बात है। अब इसके पीछे थोड़ा लंबा हिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। ये कामागाटा गारू जो है एक जहाज है। इस जहाज में बैठकर जो है बहुत सारे जो पंजाबी लोग थे, जो लोग थे, मजदूर वगैरह समझ लीजिए, या और भी काम से जो लोग जाते थे, तो ये कामागाटा गारू जो जहाज है उसमें पूरा पंजाबी लोग बैठे हुए थे। और ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं कनाडा। पंजाबी लोग बहुत कनाडा जाते हैं ना, शुरू से ही जा रहे हैं।
तो ये कनाडा जाते हैं। लेकिन होता क्या है, विश्व युद्ध चलता रहता है उस समय में, विश्व युद्ध। इसके वजह से क्या होता है, कनाडा के एक पोर्ट हैं, पोर्ट का नाम है वैंकूवर। कनाडा का एक जगह है वैंकूवर, नाम है वैंकूवर के ब्रार्डिनलेट एक पोर्ट है। वहाँ पे जो है ये जहाज़ जाकर, जो कामाटागारू जो जहाज़ हैं, वो जाकर यहाँ क्या होता है, रुक जाता है और बहुत समय तक रुका रहता है। लेकिन वहाँ का गवर्नमेंट जो है परमिशन नहीं देता है अंदर आने का। और बाद में क्या होता है, इस जहाज़ को, जो हमारे पंजाबी भाई लोग के जहाज़ हैं, उस जहाज़ में सभी लोग जो हैं फिर वापस इसको इंडिया भेज दिया जाता है और वहाँ पे उतरने का आदेश नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से जो है, जो भी उस समय में जैसे लाला हरदयाल जी वगैरह हैं जो अमेरिका में थे, ये मतलब कनाडा में थे, वो लोग जो है मतलब गदर क्रांति का जो है उद्घोषणा कर देते हैं। तो यहीं से जो है गदर क्रांति का शुरुआत होता है। ठीक, चलिए 29 नंबर, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी नीति सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकी? तो कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में। आई थिंक वही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वेलेंटाइन सिरोल है। अब इनके बारे में क्या आपको कहानी पता है? इनके बारे में क्या है? ये जो वेलेंटाइन सिरोल हैं, ये पेशा से तो पत्रकार हैं, पेशा से कौन है? पत्रकार हैं। लेकिन नॉलेज से एक इतिहासकार हैं, इतिहासकार और राजनीतिक भी हैं, और विद्वान राजनीतिक हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं भाई साहब, जो वेलेंटाइन सिरोल जी हैं, वो अपने जो ये इंडियन अनरेस्ट एक बुक है, इसमें लिखते हैं जो इंडिया में जो अशांति है, अब फैला हुआ है अशांति, उसका मुख्य कारण कौन है? मुख्य कारण जो है बाल गंगाधर तिलक को बताते हैं। इंडिया में अनरेस्ट का मुख्य कारण जो है बाल गंगाधर का नियम और उनके द्वारा चलाए गए क्रांतिकारी आंदोलन है। बाल गंगाधर के बारे में बोलते हैं, बाल गंगाधर के बारे में बोलते हैं कि इंडिया में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारत में अशांति के जनक हैं। बोलते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है भारत में अशांति के क्या हैं? जनक हैं। अब होता यह है कि बाल गंगाधर भाई साहब सुनते हैं, ये थोड़ा धरफड़िया आदमी है, ये क्या करते हैं, चले जाते हैं लंदन। चला पहुंच गया बेचारा लंदन में जो कोर्ट है, कोर्ट में जाके मानहानि का जो है केस दायर करता है, मानहानि का केस दायर करता है। और बेचारा, अब ये तो है विद्वान आदमी, पत्रकार, राजनीतिक पेशा से सिर्फ पत्रकार थे। अभी क्या होता है, केस जाके हार जाता है लंदन में। फिर ये अपना बेचारा चुपचाप इंडिया लौटते हैं बाल गंगाधर तिलक जी। तो हालांकि मैं, हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये मानहानि का दावा जो है हार जाते हैं। फाइनली बात यही है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन, नहीं 31 नंबर, वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक वर्ग के कर्मी लोग थे। 1932 में वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी के सभा, जिसने गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद अवध के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान नहीं देना है, इस समय यही तो मैटर से चल रहा है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में, फ्रेंड में जो भी लोग हैं उसको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। और हम क्या करने वाले हैं, बीपीएससी के पीवाईक्यू बेस्ड पूरा लेक्चर लाने वाले हैं। बीपीएससी पीवाईक्यू जिस तरह से आज वीडियो किए हैं, इसी तरह से हम करते रहेंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। सो बिलीव ऑन मी, और अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।